चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चल रही सारी चर्चाओं, अफवाहों और रिपोर्ट्स को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। हमारा लक्ष्य यहाँ बहुत ही स्पष्ट है, हमें हकीकत को फिक्शन से अलग करना है। वित्तीय बाजारों में अक्सर भावनाओं और अटकलों का शोर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ डेटा और हालिया घटनाक्रमों पर रखेंगे, ताकि ये बिल्कुल साफ हो सके कि इस कंपनी के भीतर असल में चल क्या रहा है। अब इस पूरी कहानी को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जिन रिटेल निवेशकों ने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, उनके लिए ये सफर लगभग 44 रुपए के एक बेहद ही शानदार और प्रॉमिसिंग हाई से शुरू हुआ था। उस समय मार्केट में एक अलग ही उत्साह था और कई लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ इसमें अपना पैसा लगाया था। पर आज की सच्चाई वो बहुत ही दर्दनाक है। वो वैल्यू बुरी तरह से क्रैश होकर सिर्फ 2.5 रुपए तक आ गिरी है। अगर हम थोड़ा सा गणित लगाएं तो इसका सीधा सा मतलब है कि निवेशकों की लगभग 95% पूंजी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। इतनी बड़ी तबाही के बाद ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या यहाँ से वाकई कोई उम्मीद बची भी है। आगे बढ़ते हैं और इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े टॉपिक पर आते हैं, अडानी कनेक्शन। चलिए देखते हैं कि इसमें कितना मिथक है और कितनी हकीकत। तो मार्केट रिपोर्ट सच में इस बात को कंफर्म करती हैं कि मई 2026 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने अडानी पावर के द्वारा 5,725 करोड़ रुपए के एक्विजिशन को अपनी मंजूरी दी थी। इस डील में जीवीके एनर्जी को खरीदा गया, जिसके पास उत्तराखंड में 330 मेगावाट का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये सुनकर अचानक से एक बड़ी उम्मीद जगती है ना, लेकिन असली पेंच यहीं पर है। यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी प्रक्रिया की बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। ध्यान दीजिए, ये बायआउट मूल कंपनी का नहीं बल्कि उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी का हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो 5,725 करोड़ रुपए आए वो सीधे बैंकों यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कर्ज चुकाने में जाएंगे। तो मूल पेरेंट कंपनी के रिटेल शेयर धारकों के हाथ में इस डील से क्या आया? बिल्कुल शून्य। उन्हें कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल फायदा या शेयर स्वैप नहीं मिलने वाला है। तो फिर चलिए सीधे फाइनेंशियल रियलिटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पेरेंट कंपनी की आर्थिक सेहत फिलहाल कैसी है। ये डेटा वाकई में चौंकाने वाला है। वित्तीय वर्ष 2026 के आंकड़े हमें एक बहुत ही स्पष्ट और डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ देखिए, कंपनी का बचा खुचा रेवेन्यू सिर्फ 87.18 करोड़ रुपए है और दूसरी तरफ 1,382 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक विशालकाय घाटा, जो एक बहुत बड़े लाल निशान की तरह खड़ा है। आमदनी और नुकसान के बीच का ये अंतर किसी को भी डराने के लिए काफी है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर कंपनी की बुक वैल्यू पर नजर डालें तो वो पूरी तरह से नेगेटिव जोन में बैठी है, करीब -9.23 रुपए। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जितनी कुल संपत्तियां हैं, उससे कहीं ज्यादा उस पर कर्ज और देनदारियों का बोझ लदा हुआ है। ये सारे आंकड़े मिलकर इस स्टॉक को बहुत ही मजबूती से एक हाई रिस्क पेनी स्टॉक की कैटेगरी में डाल देते हैं। 400 करोड़ रुपए से भी कम मार्केट कैप होने की वजह से ये स्टॉक अब मजबूत बिजनेस ग्रोथ के बजाय ऑपरेटर संचालित सट्टेबाजी और प्राइस मैनिपुलेशन का आसानी से शिकार हो सकता है। यानी इसमें जो भी थोड़ा बहुत उछाल आता है वो किसी बिजनेस की ताकत से नहीं बल्कि सिर्फ बाजार की सट्टेबाजी के कारण होता है। अब आते हैं उस सवाल पे जो हर निवेशक के मन में चल रहा है, क्या सच में कोई कमबैक मुमकिन है? आइए रिकवरी का गणित समझते हैं। गणित बिल्कुल सीधा और साफ है। आज 2.5 रुपए पर पड़े इस स्टॉक को वापस अपने 44 रुपए के पुराने हाई तक पहुंचने के लिए पता है कितने रिटर्न की जरूरत होगी? 1600% से भी ज्यादा के एक चमत्कारी मल्टी बैगर रिटर्न की। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, बल्कि एक विशाल पहाड़ चढ़ने के बराबर है। और बिना किसी बड़े बिजनेस ट्रिगर के या बिना किसी ऐसी कोर एसेट के जो इतने बड़े पैमाने की ग्रोथ ला सके, उस 1600% की रिकवरी को हासिल करना रियलिस्टिक नजरिए से लगभग असंभव है। तो ऐसी स्थिति में आगे क्या किया जाए? चलिए रिटेल निवेशकों के लिए कुछ प्रैक्टिकल ऑप्शंस पर बात करते हैं। इस जमीनी हकीकत को देखते हुए 2 मुख्य रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसका मतलब है कि इस भारी नुकसान को बुक कर लिया जाए और उस नुकसान का इस्तेमाल अपने दूसरे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स के कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए किया जाए। दूसरी तरफ है लेट इट राइड।
चूंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब सिर्फ 5% ही रह गई है, कुछ निवेशक इसे अपने पोर्टफोलियो में पड़ा छोड़ना चुन सकते हैं, शायद इस उम्मीद में कि भविष्य में अडानी के नाम पर या किसी रैंडम सट्टेबाजी के कारण शेयर 5 से 8 रुपए तक जाए, तब वो इसमें से बाहर निकल सकें। पर इन सबके बीच हमारे इस फाइनेंशियल एनालिसिस से निकला सबसे पुख्ता और गोल्डन रूल ये है कि एवरेज डाउन करने के चक्कर में भूल कर भी नया पैसा मत डालिए। जब किसी कंपनी के फंडामेंटल्स पूरी तरह से टूट चुके हों, तो एक डूबते जहाज में अपना और पैसा फेंकना कभी भी समझदारी नहीं होती।